अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल, बल्कि शायद ये बात तो परसों की है, बट कल रात को मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा हामिद मीर साहब का। मैं सोचों में पड़ गया कि ये लोग कहाँ खुश हैं और ये लोग चाहते क्या हैं। ये हामिद मीर जैसे लोग क्या पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इनको पाकिस्तान की फिक्र है? बहुत सोचा मैंने, कुछ दोस्तों से बात किया। एक इनके बड़े पुराने दोस्त जो उन्होंने बहुत पहला इनके साथ काम किया और बड़ी देर इनके साथ, उन्होंने कहा ये सांप है, ये सांप हैं। आपको पता है, एक हमारे बचपन में हम लोग जब खेतों में खलिहानों में भागते थे, काम करते थे अपने बुजुर्गों के साथ, जमीनों पर आते जाते, तो कहा जाता था कि जिस जगह पर ऊपर बहुत ज्यादा जानवर आवाजें निकलती, तो नीचे सांप जा रहा है। वो वाला सांप है ये, कि इनको अब ये तकलीफ हो रही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, तो अब नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दो। चले हुए कारतूस हैं ये हामिद मीर साहब लोग जैसे, जो है सुनता इनकी है कोई नहीं, प्रोग्राम इनके देखता कोई नहीं। इनकी रेटिंग देखें जाके इनके नीचे सोशल मीडिया पे, इनको देखें कि जब इनका प्रोग्राम लगा होता है तो कितने लोग देख रहे होते हैं। इनसे ज्यादा उन लोगों को देख रहे होते हैं जिनसे सहाफत का कोई तल्लक नहीं है, जिन्होंने सहाफत पढ़ी नहीं है, जिनके कोई लालच नहीं है, जिनको कोई खत का, जिनको लिफाफे का, जिनको इस चीज की जरूरत नहीं है, उनको लोग ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा देखते हैं। अब हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं जी कि नवाज साहब वापस आ रहे हैं, और फिर वो एक प्रोग्राम है जो उन्होंने नजीम जहरा साहब के साथ किया, जिसमें वो ये भी फरमा रहे हैं जी कि जब हमें नवाज साहब बाहर गए थे तो हमें बड़ी रिपोर्टें दिखाई गई थी कि हम वो बड़े बीमार है, ये है, वो है, आगे पीछे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खुदा का खौफ करो यार, क्या। और साथ में ये भी कहते हैं कि हमें बड़ी दुख और तकलीफ है कि हमने तो बड़ी कंपेन की थी कि ये बीमार है, इनको बाहर जाने दे। तो इन्होंने एक कॉल और एक मैसेज नहीं किया जी, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने उस वक्त बड़ी मेरी हेल्प की, बड़ी मदद की। तुम्हें मैसेज या कॉल करे बेशर्म इंसान, जब तुम्हें गोलियां मारकर कराची में बेयारो मददगार लावारस छोड़ दिया गया था, तो सबसे पहले इस मुल्क का वजीर आजम नवाज शरीफ था, तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए गया था। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म हो तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, तुम्हें तो सारी और फिर तुम्हें पता उससे क्या हुआ था? वो पहला नुक्ता था जिसके नवाज शरीफ से इख्तिलाफात पैदा हुए थे। इस वजह से नवाज शरीफ के दोबारा अपने इस आखिरी दौरे हुकूमत में इख्तिलाफात पहली दफा जो शुरू हुए थे वो तुम्हारी इयादत करने में थे, क्योंकि तुम उस वक्त हाजिर सरवस फौजियों पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने तुम्हें फायरिंग की है, उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है, लेकिन वो तुम्हें मार नहीं सके थे। शायद अगर मारना चाहते तो शायद मार भी देते, लेकिन पता नहीं तुम्हारी, अब मैं इस पे क्या कहूं, लेकिन तुम ऐसे एहसान फरामोश इंसान हो। खैर, लेकिन तुम्हारा धंधा ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा बिजनेस ये है, तुम यही कुछ करते हो और यही कुछ तुम्हें करना आता है। लेकिन सियासतदान तो सियासतदानों से मिलकर बैठेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर सियासतदान सियासतदानों से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? क्या इमरान खान साहब आज अगर मौजूदा अपोजिशन के साथ मिलकर बैठ जाएं तो अब इमरान खान को बातें करेंगे कि आप तो कभी बैठे ही नहीं थे इनके साथ, अब आप बैठे हैं? बैठना चाहिए ना सियासतदानों को मिलकर, इस मुल्क के अजीम मुफाद में, मुल्क के अजीम तर मुफाद में आपस में अगर मिल बैठेंगे सियासतदान तो क्या गलत होगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो इस कौम पर एहसान किया वो ट्राइका तोड़ा है। वो उन्होंने जनरल बाजवा साहब का, उन्होंने इमरान खान साहब का, जनरल फैज साहब का ट्राइका तोड़ा है, वरना वो अगले 10 साल का प्लान लेके बैठे हुए थे जी। वही जनरल बाजवा जिनके खिलाफ आपने कहा था कि मेरा प्रोग्राम जनरल बाजवा ने बंद करवाया है, और फिर आपने कहा नहीं मेरा प्रोग्राम इमरान खान ने बंद करवाया है। तो 8 महीने जब आप सोशल मीडिया पर बैठ के दुहाइयां देते रहे थे, और फिर आपकी वापसी का ऐलान आसिफ अली जरदारी ने किया था। कौन थी ये सहाफत है जी कि आप सहाफी हैं और आपकी वापसी का ऐलान एक सियासतदान कर रहा है? एक सियासतदान बता रहा है कि आज हामिद मीर का फलां चैनल पर प्रोग्राम चलेगा, और आप समझते हैं कि आप नेचुरल तरीके से वापस आए हैं। नहीं, आप भी तरले मिंट करके आए हैं, आप भी गोडे गिट्टे पकड़ के आए हैं, आप भी अपनी उसकी हुई तकरीर की माफी मांग कर आए हैं। तो हामिद मीर साहब, दुनिया जो है ना वो ऐसी चलती है। अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो उन्होंने अब उनके बारे में इस चीजों की फैलाने की वजह से, करने की वजह से लोग आपको दोबारा देखेंगे, दोबारा सुनेंगे। शायद आपने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा कि पानी के अगर अपोजिट चलेंगे तो लगेगा कि यार बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब 50 लोग इस तरफ जा रहे हैं और एक अकेला इस तरफ जा रहा है, तो जाहिर है अकेले पे नजर पड़ेगी। तो अब आप वो अगर अकेला बनना करते हैं, अब आपको पता लग गया है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है,
کہ نواز شریف واپس آ کر عوام کی پھر خدمت کرنا چاہتا ہے, اس ملک کو وہیں سے پھر لے کے آگے چلنا چاہتا ہے, تو آپ وہ 50 لوگوں میں سے سنگل ایک دوسری ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں گے تاکہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں, لوگ کہیں کہ بہت بڑا صحافی ہے. دیکھیں حامد میر صاحب, ایسے نہیں ہوتا. آپ سے بہتر میرے خیال میں کوئی نہیں جانتا. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف نے وہاں پر بیٹھ کر لسٹیں بنانی شروع کر دی ہیں کہ کون کون سے صحافی کھڈے لائن لگانے ہیں اور کون کون سے ٹی وی چینل بندے کرنے ہیں. اندازہ لگائیں ذرا, کیا اب مریم نواز وہاں بیٹھ کر آپ کے ٹی وی چینل بند کروانے کی سوچ رہی ہیں؟ خدا کا خوف کریں. پاکستان کی ایک کراؤڈ پول لیڈر, آنے والے وقت کی وزیر اعظم, آپ مانے یا نہ مانے, آپ کی اپنی مرضی, آپ کی اپنی رائے ہے, پاکستان کی سب سے مقبول لیڈر, اور مزے کی بات ہے پاکستان کی بے نظیر کے بعد وہ واحد لیڈر ہے جس نے اس ملک میں سیاست کے لیے دھکے کھائے ہیں, جیلیں بھگتی ہیں, اور جس لیول کا ظلم ہوا ہے میرے خیال میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ کو 2 گولیاں لگی, آپ نے تو زمین عثمان سر پہ اٹھا لیا تھا, آپ کو 2-4 دفعہ اٹھا کر باہر پھینک دیا آپ کی زبان کی وجہ سے, تو آپ نے کہا جی آپ بہت بڑے صحافی ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا حامد میر صاحب. آپ کو یہ زیب نہیں دیتی چیزیں. پھر آپ نے بیماری پر ان کی بات کی, نواز شریف صاحب کی, پھر آپ نے کہا جی کہ اگر وہ 2-4 سال پہلے آ جاتے تو میرا شاید ایسا رویہ نہ ہوتا. بھائی اب آپ کے رویے کی وجہ سے نواز شریف نے فیصلے کرنے ہیں یا ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرنے ہیں. اگر نواز شریف صاحب آج سے 2 سال پہلے واپس آ جاتے, اسی جیل میں جا کر پھر بیٹھ جاتے جس سے وہ گئے تھے, اور جہاں پہ اس وقت کے جو بہترین ڈاکٹر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو سلو پوائزن دینے کی کوشش کی گئی ہے, نواز شریف کو جیل میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی, پھر اس ڈاکٹر کو بھی مار دیا گیا یا وہ ڈاکٹر بھی مر گیا تھا. ان کی سننی ہے یا آپ کی سننی ہے حامد میر صاحب؟ اور پھر اگر نواز صاحب وہاں نہ بیٹھتے اور بیٹھ کر جنرل باجوہ کا یہ ٹرائکا نہ توڑتے تو حامد میر صاحب شاید آج بھی آپ جو ہے نا وہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے, کہیں باہر بیٹھتے. بٹ چلے کوئی بات نہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ اپنی مرضی سے چلیں گے. لیکن دوستو یہاں پہ 1-2 چیزیں اور بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے. وہ گلے تیتر کی سٹوری کچھ چل رہی ہے. ان کی جو ٹویٹ ہے, چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی جو ٹویٹیں ہیں وہ ری ٹویٹ کیسے ہوتی ہیں یا لائک کن ٹویٹوں سے ان کو کیا جاتا ہے. جی, وہ جن کو بوٹس کہتے ہیں, بوٹس کہتے ہیں, کہ ان اکاؤنٹس کے 0 فالوور ہوتے ہیں, لیکن وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان سے لائک اور ری ٹویٹ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں تاثر یہ جائے کہ یہ جو ٹویٹر ہے یا عمران ریاض ہے یا جو دوسرے عمران خان ہے یا پی ٹی آئی آفیشل ہے یا پی ٹی آئی ہے, ان ٹویٹس کو ان کے لائکس اور ری ٹویٹ کیے جاتے ہیں. تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات لوگوں کو بڑی پسند آئی ہے. ظاہر ہے جتنے ری ٹویٹ ہوں گے, جتنے لائک ہوں گے, اس پر یہی تاثر جائے گا نا کہ یہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مطلب امپورٹڈ حکومت, جو بڑا لمبا چوڑا ٹرینڈ چلا جی, بڑی اس میں ٹویٹ ہوئی جی لاکھوں کی. اب وہ لاکھوں کی جو ٹویٹ ہے نا, وہ جو ری ٹویٹ اور ٹویٹ لائک کرنے والے ہیں, ان کے جو اپنے فالورز ہیں نا وہ 0 ہیں. وہ اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور اب جو نئے مالک آئے ہیں ٹویٹر کے, انہوں نے سب سے پہلے تو ان جو اکاؤنٹ ہے نا ان کو بند کرنے کا کہا, اور ملینز کی, وہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہوں گے ڈیفینیٹ, وہ ٹرمپ نے بھی استعمال کیے جب ٹرمپ کی اپنی الیکشن کمپین تھی, یا بہت سارے دوسرے بھی ہوئے. وہ خالی گیلے تیتر کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا, وہ سب کے لیے مسئلہ ہوگا. تو آنے والے دنوں میں آپ کو گلا تیتر جو ہے نا اس کے بھی لائک اور ری ٹویٹ اتنے ہی ہوں گے, ہو سکتا ہے جتنے پرویز دھیلا, راشد نصر اللہ یا راجہ کبیر صاحب کے ہوں گے, اس سے زیادہ ان کے بھی نہیں جائیں گے, بلکہ شاید کم ہوں گے, اتنے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ نیچرل نہیں ہوں گے. سارے کے سارے 80-60%, 70% بتائے جا رہے ہیں کہ وہ 2 نمبر ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے 2 نمبر لوگوں کی چیزیں بھی 2 نمبر ہوتی ہیں. جی ایک چھوٹی سی ایک اور اس میں جی کہ بہت زیادہ شور کیا جا رہا ہے جی کہ سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے کہ جی عمران خان کی جو گھڑی ہے نا جی وہ سب سے بڑا پرابلم. عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے, یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. جی بالکل, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری گھڑی اور میری مرضی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کی گھڑی آپ کی مرضی. آپ کو کیا آپ کے والد صاحب نے دی تھی وہ گھڑی, یا آپ کی والدہ وہ آپ کو دے گئی تھی, آپ کی کسی بہن نے وہ گھڑی دی تھی آپ کو, یا پھر آپ کی جو 3 لیگل زوجہ محترمائیں ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں یہ گھڑی پہنائی تھی, آپ کے کسی فین نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب یہ تحفہ رکھ لیں میری طرف سے, یا زندگی میں آپ نے خود یہ غلطی کر لی تھی کہ جیب سے کمائے ہوئے پیسوں سے وہ آپ نے گھڑی خریدی تھی؟ نہیں, ایسا نہیں تھا.
बैतुल माल की घड़ी थी। बैतुल माल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप हमें समझाते रहे हैं, आप हमें बताते रहे हैं कि हजरत उमर के पास 2 यमनी चादरें थी, तो वो जब मजमे में बैठे हुए थे, बात करने लगे थे, तो एक सहाबी ने कहा ना, उस वक्त तक बात नहीं सुनेंगे जब तक आप इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आपके पास यमनी चादरें 2 कहां से और किसके पास से आ गई। सबके पास तो एक है, लेकिन आपके पास 2 कैसे हैं। अगर वो आंख उठाकर देखते ना मजमे की तरफ तो सारा मजमा साकम हो जाता, लेकिन हजरत उमर का इतना दबदबा था, लेकिन वो हाकिम थे ना, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा गवाही दो कि मेरे पास दूसरी चादर कहां है। तो फिर उनके बेटे ने गवाही दी कि दूसरी चादर मैंने दी है, मेरे वालिद साहब का कद लंबा है, एक चादर उनके पूरे जिस्म को नहीं ढांप सकती, तो मैंने अपने हिस्से की चादर हजरत उमर को दे दी। सवाल हुआ ना हजरत उमर से। तो आप ये चाहते हैं कि आपसे ये सवाल भी ना पैदा हो कि बैतुल माल से 1 अरब 70 करोड़ की आपने घड़ी खरीदी जो उसकी मालियत थी, और वो आपने 10 करोड़ रुपए की खरीद ली और 30 करोड़ की बेच दी। मतलब अपने जाती फायदे के लिए, अपने 30 करोड़ के लिए आपने अपनी रियासत को, जिसको आप रियासत मदीना कहते हैं, उसके 1 अरब और 40 करोड़ का नुकसान कर दिया। 1 अरब 70 करोड़ वाला सेट जो है आपने सिर्फ 10 करोड़ में लिया, 1 अरब 60 करोड़ का नुकसान किया आपने, और आप कह रहे हैं कि आपसे सवाल भी ना हो। और फिर मुझे जरा ये बताइए कि वो जो शाह अब्दुल्ला साहब के जो MBS साहब जो हैं, उन्होंने आपको क्या वो इसलिए दी थी ए खान साहब घड़ी दे तो पाकिस्तान जाके बेच ले आजे, इसलिए तो नहीं दी थी ना। वो आपकी गैरत की निशानी थी, आपकी मोहब्बत की, प्यार की, तोहफे में दी गई थी, 1 या 2 बनवाई गई थी, और आपको बड़ा खास समझकर कि आप पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया के वजीर आजम हैं, इस्लामिक पावर जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लक हैं, सऊदी अरब से हमारा शुरू से बड़ा प्यार है, उन्होंने उस प्यार और मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को घड़ी नहीं दी थी। वो उन्होंने घड़ी दी थी रियासते मदीना पाकिस्तान रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दी गई। तो आप कौन होते हैं उसको बेचने वाले। लेकिन जाहिर है आप इमरान खान साहब, अब आपको क्या बताया जाए, अब आप में कोई शर्म हया वाली चीज़ हो तो आपको समझाने की कोशिश की जाए, लेकिन क्योंकि आप हैं इमरान खान साहब, लेकिन अफसोस है आप पर, आपकी सोच पर, कि वो आपकी घड़ी थी नहीं, वो आपकी घड़ी नहीं थी। देखें, जो कानून है ना, उस कानून के मुताबिक वहां से आप चीज ले सकते हैं, बट वो कानून भी आपने बदले, जो 50% था उसको 20% किया, वो घड़ियां उठाई, मालियत उठाई, बेची, वापस फिर 50% कर दिया। आपकी मर्जी थी, जाहिर है आपकी हुकूमत, आपकी मर्जी। कल आप कह देंगे कि जी मेरा मुल्क है मैंने बेच दिया है, मेरा मुल्क का एटमी असासियां मैंने बेच दिया है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, आप बादशाह बंदे हैं। लेकिन बेचने के लिए नहीं ली थी आपने। यूसुफ रजा गिलानी पर अगर ये इल्जाम है कि उन्होंने कुछ वहां से लिया था तो उन्होंने बेचे नहीं थे। नवाज शरीफ पर अगर इल्जाम है कि उन्होंने वहां से कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो ली थी, वो बेची नहीं थी, वो अपने इस्तेमाल में लाई थी। तो अपने इस्तेमाल के लिए अगर आप ले सकते हैं, या अपने घर में वो नवारदात जो आपको बहुत कीमती दूसरे मुल्कों से मिलती है, अपने ड्राइंग रूम में या अपने घर के किसी खास हिस्से में सजा के रख सकते हैं, कि जब कोई आपके पास आए तो आप बताएं कि जब मैं वजीर आजम था तो ये वाली घड़ी मुझे फलां फलां बंदे ने, ये वाली तलवार मुझे फलां फलां बंदे ने, ये वाली कोई पेंटिंग मुझे फलां फलां बंदे ने दी थी। ये आप इज्जत और एहतराम के लिए रख सकते हैं। लेकिन वहां से 10 करोड़ की खरीद कर 1 अरब 60 वाली जो है वो 30 करोड़ में बेच नहीं सकते, ना अपना फायदा किया। ये तो इमरान खान साहब आपकी औकात है, इस पर अब हम इससे ज्यादा कहेंगे। लेकिन ये घड़ी वाली जो है ना वो आपको छोड़ेगी नहीं, सोने भी नहीं देगी। ये जो मुर्शद लोगों ने दुआओं के लिए रखे होते हैं ना, और मुर्शद आपने घड़ियां बेचने के लिए रखे हुए हैं। वो ट्रेन मुर्शद है। इनकम टैक्स के दौर में पहले उनके जो मुर्शद के जो पहले थे जी, उनके लिए जो जिनकी वो चीजें बेचते थे या जिनके वो सौदे करते थे, वो मुर्शद तब से ट्रेन थे। तो मुर्शद ने बड़े अच्छे तरीके से आपकी घड़ियां बेची, और घड़ियां नहीं खाली बेची, पता नहीं क्या क्या बेची। लेकिन उनके साथ साथ खान साहब आपने मुल्क की जो गैरत है ना, जो मुल्क की इज्जत है, वो भी सारे बाजार नीलाम की है। इसकी तकलीफ है, इसलिए आपसे सवाल किया जाता है। खुश रहें दोस्तों, आबाद रहें। आपको कह रहा हूं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों की तकलीफें दूर फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपना रहम करे, करम करे। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।